हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणधीर सिंह है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के अनसॉल्व सेट नंबर 5 पेपर कोड 346 JW के सभी न्यूमेरिकलों को आसानी से सॉल्व कराएंगे। हेलो दोस्तों, इस सेट का पहला न्यूमेरिकल बहुविकल्पी ग नंबर है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रश्न हल करने लायक नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। देखिए, दिया है f1 का मान, अवतल लेंस है तो माइनस, तथा उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है, जिसका सूत्र होता है 1/f = 1/में f1 + 1/में f2। ठीक है, परंतु मैं इस सवाल को आसानी से 2 सेकेंड में सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, आपका ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर -36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और आपका चौथा नंबर है -48 सेंटीमीटर। आपको मैं बताया था थ्योरी सेक्शन में कि यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो संयुक्त फोकस दूरी उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। मतलब ये जो f का मान आएगा फोकस दूरी प्लस में आएगा, तो माइनस वाला 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर या तो 36 आएगा या 48 आएगा, और जो आंसर होगा वह इन दोनों से भी कटना चाहिए। मतलब 36 जो है 18 से भी कटना चाहिए और 12 से भी, या 48 जो है ये 18 से भी कटना चाहिए 12 से। जो कटेगा वही आंसर आएगा। तो सिंपली देख लीजिए, ये पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं, 18 से भी कट रहा है और 12 से, तो आंसर आपका पहला। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। -18 + 1/12 एलसीएम लीजिए इनका और क्या कर लीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। हेलो दोस्तों, अगला बहुविकल्पी न्यूमेरिकल है। ये पहला का 4 नंबर, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। चलिए, सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख देते हैं। विद्युत वाहक बल दिया है, विद्युत वाहक बल को ई से दिखाते हैं। ई का मान 1.5 वोल्ट, ये भी 2 सेकंड में हल हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा आपको करना सिखा देते हैं हम। आर बराबर बाह्य प्रतिरोध का मान 1.9 ओम, और धारा आई का मान दिया है आपका 0.75 एम्पियर। स्मॉल आर का मान पूछ रहा है, आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। सभी लोग बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर आई आर प्लस स्मॉल आर, ये होता है। ई का मान दिया है 1.5, इसका मान दिया 0.75, इसका मान दिया है 1.9 प्लस आर का मान आपको निकालना है। अच्छा बताइए, दोनों तरफ यदि 100 से गुणा करेंगे तो ये 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150। तो 75 दूनी का 150, इधर 2 इधर 1.9 प्लस आर, कितना सिंपल है बताइए। इसमें हम क्या जोड़ें कि 2 के बराबर हो जाए? तो देखिए आंसर ये तीसरा नंबर है, 0.1 जोड़ेंगे तो आपके 2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों। अगला न्यूमेरिकल आपका दूसरा का ग नंबर है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है। EZ बराबर 16 साइन 500 x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ऐसा सवाल हम पिछले सेट में भी कराए थे। देखिए याद रखिएगा, E बराबर समीकरण E नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी होता है। ठीक है, यहाँ तक ये मानक रूप होता है। साइन के साथ जो भी आगे होता है एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, या शिखर मान कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, विभव होगा तो विभव का शिखर मान, धारा होगी तो धारा का शिखर मान। साइन के आगे जो भी होगा वो शिखर मान होता है। अच्छा, हमें चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले ये जो विद्युत क्षेत्र है जेड अक्ष के दिशा में दिया है और तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाई अक्ष में हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होगी, तरंग संचरण की दिशा के भी और विद्युत क्षेत्र की दिशा के भी। तो ये आपका हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा के एक्स प्लस डब्ल्यू टी, इस रूप में हमको बदलना है। तो इसका मतलब हमें बी नॉट का मान निकालना है। दिया है आपका
दिया है ई नॉट का मान दिया है 60 वोल्ट प्रति मीटर। सी का मान हम जानते हैं 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमें फॉर्मूला लिखने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखने के लिए बी नॉट का मान चाहिए। बाकी सब दिया है, के का मान यहाँ पे दिया है, ओमेगा का मान यहाँ पे दिया है, के का भी मान दिया है। तो चलिए हम बी नॉट का मान निकाल लेते हैं। सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला बी नॉट बराबर होता है ई नॉट बटा में सी। चलिए ई नॉट का मान दिया है 60 और सी का मान 3 × 10 के घात 8। ये 3 से कटा देते हैं, कितने बार में कट जाएगा आपका 20 बार में। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बी नॉट का मान 20 × 10 के घात -8। अच्छा 2 लिख सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा 2 × 10 के घात -7 हो जाएगा। मात्रक बोलिए टेसरा लिख दीजिए। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या हो जाएगा, बी वाई बराबर, इधर लिख देते हैं बी वाई बराबर बी नॉट। बी नॉट का मान कितना है 2 × 10 के घात -7 साइन के का मान कितना है 500 x प्लस ओमेगा का मान 1.5 × 10 के घात 11 टी। यही आपका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। यदि आप उसको उधर नहीं दिख रहे थे, इधर लिख देते हैं बी वाई बराबर 2 × 10 के घात -7 साइन 500 x प्लस 1.5 × 10 के घात 11 टी। ये आपका टेस्ला आंसर आपका आ गया। ठीक है, यहाँ तक। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो भी साइन के साथ होता है आगे वाला वो शिखर मान होता है। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। बाकी ये दोनों कला दोनों में सेम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की, मतलब दोनों सदिशों की कला क्या होती है, समान होती है। कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कला वाला मान दोनों का सेम है। बस परिवर्तन होता है शिखर मान में, तो शिखर मान आपको निकाल दिए। प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक दिया है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक मतलब VRMS का मान दिया है 220 वोल्ट। विवो का शिखर मान पूछ रहा है, तो VRMS का मान दिया है आपका 220 वोल्ट। V नॉट का मान पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल होता है। VRMS बराबर होता है V नॉट √ में 2, तो √2 से गुणा कर देंगे तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा VRMS इंटू में √ में 2। VRMS का मान दिया है √ में 2। इसका मान लगभग आपका आ जाएगा, लगभग में लिख सकते हैं 311 वोल्ट। ठीक। हेलो दोस्तों, अगला न्यूमेरिकल आपका तीसरा का ख नंबर है। कह रहा है कि एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10 के घात 4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र मैंने ई का मान दिया है और 5 × 10 के घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र मैंने बी का मान दिया है से इलेक्ट्रॉन मैंने क्यू जो है आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, ई के बराबर मान होगा उसका, बिना विचलित हुए मैंने उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए सिंपल जो मान दिया है लिख लेते हैं। दिया है आपका ई का मान कितना दिया है 5 × 10 के घात 4 वोल्ट प्रति मीटर तथा बी का मान कितना दिया है 5 × 10 के घात -2 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर और आवेश जो है इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 के घात -19 कूलम। इतना हमको दिया है। वेग का मान पूछ रहा है और प्रश्न में कह रहा है बिना विचलित हुए चल जा रहा है, मतलब बल उस पर नहीं लग रहा है। बिना विचलित मैंने कोई बल नहीं लग रहा है, सीधे निकल जा रहा है। V बराबर E बटा में B लगा सकते थे, ये भी फॉर्मूला आपका होता है। चलिए E का मान कितना हुआ, E का मान कितना दिया है 5 × 10 के घात 4 और इसका मान दिया है 5 × 10 के घात -2। ये से ये आपका कट गया तो V बराबर कितना आ गया 1 × 10 के घात, ये 4 है नीचे जाएगा तो +2 मैंने 6, तो V बराबर आ गया, ये वेग है 10 के घात 6 मीटर प्रति। अगला न्यूमेरिकल तीसरा का ख नंबर है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल है। बाकी 1 नंबर में पूछा है ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण कीजिए। प्रश्न है आपका कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण का मान दिया है 60 डिग्री। कह रहा है कि अपवर्तन कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक का मान प्राप्त कीजिए। तो चलिए, ये सिलेबस में नहीं था, ये ब्रूस्टर का नियम इसमें लगेगा।
सिलेबस में नहीं था परंतु क्वेश्चन आ गया है। आइए देखते हैं क्या दिया है आपका। दिया है आपका आईपी का मान, मैंने आपका ध्रुवण कोण कितना दिया है 60 डिग्री। तो पहले क्या निकालना है आपका अपवर्तन कोण। तो ब्रूस्टर के नियम से आईपी प्लस आर मैंने ध्रुवण कोण प्लस अपवर्तन कोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आईपी। इसका मान 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ब्रूस्टर का नियम लगाना पड़ेगा। ब्रूस्टर के अनुसार जो एन होता है माध्यम का अपवर्तनांक 10 आईपी के बराबर होता है। ठीक है, ये ब्रूस्टर का नियम है, पोलराइजेशन में आता है। ठीक है, तो एन बराबर आईपी का मान 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट में 3। तो ये आपका एन का मान हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चौथा का घ नंबर देखिए आपके बोर्ड पर है। दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तथा सेल से प्रवाहित धारा की गणना की जाए। चलिए आई धारा की गणना करते हैं। सभी लोग थोड़ा परिपथ में चित्र को देखिए। चित्र में देखने पर 50 ओम और 75 ओम और 50 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में दिख रहा है। तो सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। चूंकि 50 ओम, 75 ओम व 50 ओम क्रमशः समांतर क्रम में है, ये क्रमशः ना भी लिखते काम चलेगा। इसलिए इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो आर डैश मान दे रहे हैं। आर डैश बराबर, या समांतर क्रम में तो कैसे जोड़ते हैं 1 बटा में आर डैश बराबर 1 बटा में 50 प्लस 75 प्लस 1 बटा में 50। एलसीएम लेंगे तो 150 हो जाएगा। 50 माने 3, 75 दूनी का 3, ये हो जाएगा 8 बटा में 50। 2 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75। इतना 1 बटा में आर डैश का मान हो तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा में 4 आ जाएगा। अच्छा, इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा ये, एक बार में 3 और 5 35, तो 8 चौका 32, तो 8 बार में 0.75। ये आपका इतना आ गया। ये केवल 3 को जोड़े हैं, परंतु ये तीनों जब जोड़ जाएंगे माने आर डैश 100 ओम के साथ किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। एक ही लाइन में हो जाएंगे, बाकी सब जुड़ गए तो एक ही लाइन बच जाएगा। तो परिपथ की कुल प्रतिरोध निकालेंगे। यदि कुल प्रतिरोध कैपिटल आर वो 100 प्लस आर डैश हो जाएगा। 100 प्लस आर डैश, 100 प्लस आर डैश, आर डैश का मान कितना है 18.75। तो आंसर आ जाएगा 118.75 ओम कुल प्रतिरोध आ गया। एक मान निकल गया। तो भी का मान दिया है और धारा का मान पूछ रहा है, तो प्रवाहित धारा निकालेंगे। प्रवाहित धारा बहुत ही सिंपल, आई बराबर क्या होता है भी बटा में आर। भी का मान दिया है 4.75, इसका मान है 118.75। तो थोड़ा सा हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.04 एम्पियर। ये हुआ आपका सिंपल हल। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। अगला प्रश्न ये 5वां का घ नंबर है। यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग प्रकाश के किस प्रकृति की संपुष्टि करता है? किस प्रकृति की संपुष्टि करता है? तो ये तरंग प्रकृति की संपुष्टि करता है। 1 नंबर का ये हो गया। और 2 नंबर में प्रश्न है, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश के 2 तरंगों का तरंग दैर्ध्य दिया है। एक का दिया है 6000 और दूसरे का दिया 5000 एंगस्ट्रॉन। झिर्री के बीच दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी माने स्लिटों के बीच की दूरी S1 S2 के बीच की दूरी दी गई है 10⁻³ मीटर।
तथा झिर्री से पर्दे के बीच की दूरी माने आपके स्लिट से पर्दों के बीच की दूरी दी गई है 1 मीटर। पहला कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट आपका तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने को कह रहा है। और दूसरा भी प्रश्न आपका कह रहा है कि ये कहाँ पर संपाती करेंगे, ये आपका दूरी निकालने को कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से कहाँ पर दोनों तरंगों के कारण दीप्त फ्रिंज बनेगा, वह दूरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका दिया है लेमडा 1 का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन, जिसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷ मीटर। और लेमडा 2 का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन मैंने 5 × 10⁻⁷ मीटर, ये दिया है। क्लियर यहाँ तक। और पर्दों की स्लिटों के बीच की दूरी माने स्मॉल डी का मान 10⁻³ मीटर, कैपिटल डी का मान पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी 1 मीटर दी है। पहला नंबर कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉन वाले तरंग के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट से अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। तो अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है किस वाले से, 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के लिए। तो पहला नंबर कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग के तृतीय अदीप्त निकालना है। दीप्त एगो दीप्त फ्रिंज होता है, एगो अदीप्त होता है। अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने को कह रहा है। तृतीय अदीप्त फ्रिंज माने m बराबर यहाँ पे 3 रखना है, फ्रिंज की दूरी निकालने को कह रहा है। फॉर्मूला आपका होता है xm बराबर m-1/2 डी लेमडा बटा में स्मॉल डी, ठीक है। m का मान मैंने तीसरा निकालना है, तो मैंने x3 बराबर हो जाएगा 3 - 1/2 कैपिटल डी का मान 1, लेमडा कौन सा पहले के लिए 6000 के लिए 6 × 10⁻⁷, स्मॉल डी का मान 10⁻3, ठीक है, सिंपल। चलिए इसका गुणा करते हैं तो 6 में से 1 गया 5/2 गुणे ये 6 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 तो -4 हो जाएगा -7, और ये -3 कितना हो -7 + 3 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। चलिए ये सो कटाते हैं, इसको कितना बार में कट जाएगा 3 बार में 15 × 10⁻⁴। हमेशा दशमलव एक स्थान पर लिखते हैं, कुछ नहीं है तो दशमलव लास्ट में माना जाता है, तो एक स्थान पर लेके जाएंगे। हम दशमलव का स्थान घटा रहे हैं तो घात में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो -4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो कितना आ जाएगा आपका केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी 1.5 × 10⁻³ मैंने 1.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, या ये मीटर में हो, ठीक है तक। तो पहला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा हमको कराना है इसी में, ठीक है यहाँ तक। तो दूसरा नंबर फ्रिंजों संपाती कहाँ हो रहे हैं, तो पहले ज्ञात करते हैं कि कहाँ पर संपाती होंगे, कौन कौन सा उनका फ्रिंज एक दूसरे पर मिलेगा। तो फ्रिंजों की संपाती होने की स्थिति में m1 डी लेमडा 1 बटा में डी बराबर होता है m2 डी लेमडा 2 बटा में डी। ये पर्दे के बीच की दूरी, ये स्लिटों के बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है, तरंग दैर्ध्य बदल रहा है, इसलिए इनकी स्थिति भी बदल जाएगी। हो सकता है कि कहीं पर तीसरा वाला या चौथा वाला एक दूसरे से मिल रहे हैं, या 5वां 6वां वाला एक दूसरे से मिल रहे हैं, या 8वां 9वां मिल रहा है, या 8वां 11वां मिल रहा है। मतलब हो सकता है कि फ्रिंज अलग अलग मिल रहे हैं तरंग दैर्ध्य के कारण। तो चलिए हमें m1 m2 का अनुपात निकालना है। ये तो सेम टू सेम है तो कट गया, तो m1 बटा में m2 बराबर आ गया लेमडा 2 बटा में लेमडा 1। अच्छा थोड़ा लेमडा 2 का मान देखिए, 5 × 10⁻⁷ है, लेमडा 1 का मान 6 × 10⁻⁷, तो -7 से -7 कट जाएगा अनुपात से, तो 5 बटा में कितना आ जाएगा 6। मतलब पहले तरंग माने ये 6000 तरंग एंगस्ट्रॉन वाले तरंग दैर्ध्य का
जो M1 का मान है माने केंद्रीय उच्चिष्ट से जो दीप्त फ्रिंज है वो 5वां और दूसरे का 6वां एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे पे क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, माने मिल रही है। पहले का 5वां और दूसरे का 6वां फ्रिंज एक दूसरे पे ओवरलैप हो जा रही है, माने एक दूसरे पे आके मिल जा रही है। ठीक है, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। अब M1 का मान निकल गया तो लेमडा वन में मान रख के M1 का मान 5वां है, रख के हम दूरी निकाल लेते हैं कि केंद्र से कितने दूरी पर मिल रही है। ये तो पता चल गया कौन कौन सा मिल रही है, 5वां, पहले का 5वां और दूसरे का 6वां एक दूसरे पर मिल रही है, परंतु कितना दूरी पर मिल रही है इसके लिए हम लेमडा वन की फ्रिंज की दूरी निकाल देंगे, लेमडा वन के 5वें फ्रिंज की दूरी निकाल देंगे। तो 5वें फ्रिंज की दूरी, 5वें फ्रिंज की दूरी मान लेते हैं x बराबर, फॉर्मूला क्या होता है एम डी लेमडा बटा में स्मॉल डी, या पहले की यूज कर रहे हैं तो M1 लेमडा वन ऐसे लिख लेते हैं, या आप दूसरे से निकालना चाहते हैं तो दूसरे से निकाल सकते हैं। बस M2 का मान कितना रखना है 6 और लेमडा 2 और डी सबका मान रखना है। पहले के लिए निकाल रहे हैं तो M1 लेमडा वन हम ले रहे हैं, दोनों का केंद्र से दूरी आएगा, दोनों सेम आएगा क्योंकि दोनों एक ही संपाती हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए M1 का मान कितना है आपका 5 रखना है और डी का मान 1, लेमडा वन का मान 6 × 10 की घात -7 बटा में, बोलिएगा स्मॉल डी का मान 10 की घात -3 गुणा कराइए 30 × 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो फिर -4, या लिख सकते हैं 3 × 10 की घात -3 मीटर, या 3 मिलीमीटर की दूरी पर, मैंने केंद्र से 3 मिलीमीटर की दूरी पर इन दोनों प्रकाश तरंगों के फ्रिंज क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। कितने केंद्र से कितनी दूरी पर, 3 मिलीमीटर की दूरी पर दोनों तरंग के फ्रिंज आपस में मिलेंगे। कौन कौन सा फ्रिंज मिलेगा, तो पहले तरंग के लिए 5वां फ्रिंज और दूसरे के लिए 6वां फ्रिंज एक दूसरे पर केंद्र से कितना दूरी पर, 3 मिलीमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ठीक है यहाँ तक। हेलो दोस्तों, अगला नंबर न्यूमेरिकल जो है ये 5वां का ख का ही अथवा है। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ये प्रश्न पूछ रहा है, यह प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है यह पूछ रहा है। और जो न्यूमेरिकल है यहाँ से स्टार्ट होता है, किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति दिया है, मैंने न्यू नाट का मान दिया है 3.3 × 10 की घात 14 हर्टेज। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10 की घात 14 हर्टेज हो तब निरोधी विभव क्या होगी, यह पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है कि धातु के कार्य फलन की भी गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या क्या दिया है हमें, आपका देहली आवृत्ति दी गई है, मैंने न्यू नाट का मान दिया है 3.3 × 10 की घात 14 हर्टेज। आप लोग पूरा एग्जाम में हिंदी भी लिखेंगे देहली आवृत्ति न्यू नाट बराबर इतना। ठीक है, तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं न्यू का मान कितना दिया है 8.2 × 10 की घात 14 हर्टेज इतना दिया है। एच का मान पेपर के पीछे भी दिया रहेगा 6.6 × 10 की घात ये -34 सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अब क्या क्या पूछ रहा है, पहला नंबर पूछ रहा है निरोधी विभव, निरोधी विभव भी नट बराबर होते हैं एच बटा में ई न्यू नट न्यू माइनस न्यू नट। ठीक, तो आपका भी एच का मान है 6.6 × 10 की घात -34 बटा ई का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19। अच्छा, न्यू का मान कितना है 8.2 × 10 की घात 14 माइनस 3.3 × 10 की घात 14। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये दशमलव से दशमलव कट गया, 8 से कटाएंगे, सॉरी 2 से कटाएंगे तो ये 33 बार में, और ये कटाएंगे तो 8 बार में। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी, इसमें से 5 15 10 की घात -15, दोनों में से 10 की घात +14 कॉमन है तो हो जाएगा 8.2 -3.3। ठीक है यहाँ तक। इसको हम 33 बटा में 8 गुणे
ये कितना हो जाएगा 10 की घात -1 माने 0.1 का स्थान लगाएंगे, ये घटाते हैं। चलिए तो हो जाएगा आपका 9, ये घटेगा तो 9, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 3 गए 4, माने इसका इसमें गुणा करना है, 8 से भाग करना है। तो इधर कर देते हैं, देख लीजिएगा तो V0 बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा थोड़ा सा देख लीजिए, गुणा करते देखो, अगर ये 50 रहता, 50 रहता, चलो 5 लेके कर देते हैं तो कितना आता है, 5 तरीका 15, 1 16, जीरो के कारण 50 के कारण एक जीरो, लेकिन 50 नहीं है, एक कम है, एक कम है मतलब एक घटा दीजिए, 33 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 7, 1 6, अच्छा तो 16.1 का स्थान पे 7 गुणे 10 की घात -1, यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा ये घात दे देंगे तो हो जाएगा 16.17 बटा में 8, भाग करेंगे तो कितना में जाएगा आपका 2.2 फिर 16 आ जाएगा, अच्छा जीरो लेना पड़ेगा तब दोनों अंक उतरेगा, 2 ऐसे आ जाएगा, V0 का मान वोल्ट में, ठीक है। यहाँ तक इसी में पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न आपका 8वां है, इसमें कुछ सवाल आपका स्टार्ट होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की समतल कुंडली 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना, माने E0 का मान निकालना है। प्रश्न में क्या क्या दिया है, दिया है प्रश्न में आपका क्षेत्रफल का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को बदलेंगे तो आप जानते हैं, पहले 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, सेंटीमीटर में 10 की घात -4, 10 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -4, ये मीटर का स्क्वायर आ जाए, तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का मान 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आगे दिया है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान, माने बी का मान दिया है 2 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, तथा और क्या मान दिया है जी बोलिए, ओमेगा का मान 20 रेडियन प्रति सेकंड दिया है। हमको कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहे, पहले विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है NBA ओमेगा साइन थीटा, अधिकतम मान को E0 कहते हैं, अधिकतम कब होगा जब साइन थीटा अधिकतम होगा, साइन थीटा का मान अधिकतम कितना होता है 1, तो अधिकतम होता है NBA ओमेगा, कुछ नहीं है तो n माने कुंडली में फेरों की संख्या, एक ही कुंडली है तो n का मान 1 रखेंगे, ठीक है। तो अधिकतम विद्युत वाहक बल E0 बराबर हो जाएगा NBA ओमेगा, चलिए n का मान 1, b का मान बोलिए 2 गुणे a का मान 10 की घात -2, ओमेगा का मान 20, चलिए इसको गुणा कर देते हैं, 40 गुणे 10 की घात -2 देंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 वोल्ट हो जाएगा विद्युत वाहक बल का मान। अगला न्यूमेरिकल 8वां का 8वां नंबर में है, ये मीटर सेतु वाला है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए 8वां में दे दिया है गलती से, लेकिन हम लोग इसको छोड़ देते हैं और 9वां नंबर पर चलते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न बहुत ही सिंपल है, प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 D2 में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको उसी दिन बताए थे कि एक कंसेप्ट याद करिए कि यदि देखिए किसी भी संधारित्र को इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, इसे डायोड भी कहते हैं D, इसका पिछला सिरा P होता है, आगे वाला सिरा N होता है, त्रिभुज की तरह है वो P है, आगे वाला N है,
अगर P प्लस से जुड़ा है, कितना सिंपल है, यदि P प्लस से जुड़ा है और N क्या है माइनस से, N निगेटिव माने माइनस से, तो ये अग्र अभिनत में कही जाती है, फॉरवर्ड बायस में कही जाती है। और फॉरवर्ड बायस की स्थिति माने अग्र अभिनत की स्थिति में धारा प्रवाहित होती है। अगर इसी को उलट देंगे हम, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ये P ये N को जोड़ देंगे प्लस से और P को जोड़ देंगे माइनस से, मैंने उल्टा कर देंगे। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। या जब भी ऐसा जब डायोड होता है, मैंने पीएन संधि डायोड जब आपका उल्टा क्रम में जोड़ दिए, इसको उत्क्रम अभिनत कहते हैं। मैंने P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ देंगे तो ये उत्क्रम अभिनत कहलाता है, रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब यदि आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर चित्र में D1 जो है अग्र अभिनति में है। D1 किस में है? D1 है अग्र अभिनति में। एक मिनट थोड़ा सा हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लस माइनस 2 वोल्ट, 5 ओम और 10 ओम। ठीक है, वो देखिए अगर हम देखेंगे अभिनति की स्थिति में तो प्लस जुड़ गया N से और माइनस जुड़ गया P से। देखिए ऐसे जुड़ गया तो इसमें धारा प्रवाहित तो नहीं होगी, माने इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो जो भी धारा होगी ये इसी में प्रवाहित होगी। तो पहला आंसर तो हमारा पहले मिल गया कि D2 में धारा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें निकालना है D1 में धारा, क्योंकि D1 आपका क्या है? अग्र अभिनत में है, मैंने इसका P वाला जुड़ा है प्लस से, N जुड़ा है किससे? माइनस से। तो जो सेल में प्रवाहित धारा होगी वही D1 में प्रवाहित धारा होगी। तो हम सेल में प्रवाहित धारा जो होगी वो भी D1 में प्रवाहित होगी। तो D1 में प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं, जो सेल से प्रवाहित धारा है I बराबर होता है V बटा में R। V का मान दिया है 2 और प्रतिरोध कितना है जी? इसमें धारा जा ही नहीं रहा, तो प्रतिरोध का काम यही कर रहा है 10, तो मान 1 बटा में 5 है। ये 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2 एम्पियर। कि सर लाइन वाइज थियरी सहित न्यूमेरिकल को सॉल्व कराइए। मैं बहुत सारे वीडियो में अपने कह चुका हूं कि यह न्यूमेरिकल सीरीज है। सभी सेटों के न्यूमेरिकल समाप्त होने के पश्चात हम थियरी सेक्शन को लाइन बाय लाइन कराएंगे। देखिए थियरी सेक्शन का रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है नोट्स। यदि आप नोट्स फिजिक्स का अच्छे से बनाए हैं अपने सर से पढ़ के या ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ के बनाए हैं, तो थियरी सेक्शन का रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है नोट्स रिवीजन। तो बार बार आप नोट्स को 3 बार 4 बार रिवाइज करिए, वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है।